हेलो दोस्तों। चलिए आज हम मिलकर जीवन की सबसे गहरी और सबसे मजेदार कहानी को समझते हैं। ये कहानी उस मॉलिक्यूलर ब्लूप्रिंट की है जिस पर हर जिंदा चीज, चाहे वो हम हों, पेड़ पौधे हों या कोई भी जीव, बनी हुई है। तो आज का हमारा टॉपिक है वंशानुक्रम का आणविक आधार। कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सा ऐसा सीक्रेट कोड है जो एक छोटी सी तितली बनाता है, एक विशाल पेड़ बनाता है और यहां तक कि हम इंसानों को भी बनाता है? ये एक ही कोड है जो सब में काम करता है। ये सवाल हमें बायोलॉजी के सबसे बड़ी रहस्य के दरवाजे पर ले आता है। तो चलिए आज इस कोड को डिकोड करते हैं। देखिए, हर जिंदा चीज के अंदर ना एक मास्टर प्लान होता है, एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो ये बताती है कि उस जीव को कैसे दिखना है, कैसे बड़ा होना है और कैसे काम करना है। इसी मास्टर प्लान को हम कहते हैं जेनेटिक मटीरियल। और ये जेनेटिक मटीरियल है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अरे घबराइए नहीं, इसे हम प्यार से डीएनए कहते हैं। डीएनए वो खास मॉलिक्यूल है जो हमारी सारी जेनेटिक जानकारी को बहुत लंबे समय के लिए संभाल कर रखता है। ये किसी भी जीव को बनाने और चलाने का असली मास्टर प्लान है। तो चलिए अब इस मास्टर प्लान की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जानना बहुत ही कमाल का है कि कैसे इतनी सारी जानकारी इतनी खूबसूरती से एक बहुत ही छोटे से मॉलिक्यूल के अंदर पैक कर दी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे एक कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है, अगर उसे सीधा फैला दें तो वो लगभग 2.2 मीटर लंबा होगा। अब सवाल यह है कि इतनी लंबी चीज एक इतने छोटे से न्यूक्लियस में फिट कैसे होती है? जवाब है बेहतरीन पैकेजिंग। डीएनए जो है वो हिस्टोन नाम के प्रोटीन के चारों ओर कस के लिपट जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं। और अब आते हैं डीएनए की सबसे मशहूर पहचान पर, इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। वॉटसन और क्रिक ने यह बताया था कि डीएनए असल में दो धागों से बना है जो एक दूसरे के चारों ओर एक घुमावदार सीढ़ी की तरह लिपटे हुए हैं। जीवन का सारा राज इन्हीं दो धागों के बीच छिपा हुआ है। इस घुमावदार सीढ़ी की कुछ खास बातें हैं। इसके दोनों किनारे शुगर फॉस्फेट से बने होते हैं और एक दूसरे की उल्टी दिशा में चलते हैं। और बीच के जो डंडे हैं वो असल में 4 तरह के बेस से बने हैं। एडेनिन, जिसे हम ए कहेंगे, थाइमीन टी, ग्वानिन जी और साइटोसिन सी। और यहाँ सबसे जरूरी नियम यह है कि ए हमेशा टी के साथ ही जुड़ता है और जी हमेशा सी के साथ। इसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं और यही वो सुपर पावर है जिससे डीएनए अपनी कॉपी बना पाता है। लेकिन कहानी में डीएनए अकेला हीरो नहीं है, इसका एक बहुत जरूरी साथी भी है जिसका नाम है आरएनए। इस टेबल में आप इन दोनों के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। आरएनए में शुगर अलग होती है, टी की जगह यू यानी यूरासिल होता है। और सबसे बड़ा फर्क ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी इसमें एक ही धागा होता है। इसी वजह से डीएनए जानकारी स्टोर करने के लिए ज्यादा मजबूत और स्टेबल है, जबकि आरएनए एक शॉर्ट टर्म मैसेंजर की तरह काम करता है। अब एक प्रॉब्लम है। डीएनए का जो मास्टर प्लान है वो न्यूक्लियस के अंदर एक तिजोरी में बंद है। वो बहुत कीमती है, इसलिए बाहर नहीं आ सकता। तो फिर कोशिका उसके दिए गए निर्देशों का इस्तेमाल कैसे करेगी? बस यहीं पर एंट्री होती है ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए के एक छोटे से हिस्से की एक अस्थायी आरएनए कॉपी बनाई जाती है। इस कॉपी को मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आप लाइब्रेरी में एक बहुत कीमती किताब से कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप पूरी किताब घर नहीं लाते, बल्कि उस पन्ने की एक फोटोकॉपी बना लेते हैं। ये एमआरएनए बिल्कुल वही फोटोकॉपी है। ये फोटोकॉपी का काम 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, इनिशिएशन, जहां आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम डीएनए पर एक खास जगह से जुड़ता है। दूसरा, इलोंगेशन, जहां डीएनए खुलता है और ये एंजाइम एक धागे को पढ़कर ठीक वैसी ही एक एमआरएनए कॉपी बनाता जाता है। और तीसरा, टर्मिनेशन, जहां एक स्टॉप सिग्नल आने पर एंजाइम नए बने एमआरएनए को छोड़ देता है और हमारा मैसेज तैयार हो जाता है। इस तस्वीर में आप इस प्रोसेस को काम करते हुए देख सकते हैं। देखिए कैसे ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए की पटरी पर एक ट्रेन की तरह चल रहा है और अपने पीछे एक नया आरएनए का धागा बनाता जा रहा है। सच में हमारी कोशिकाओं के अंदर कमाल की मॉलिक्यूलर मशीनें काम कर रही हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास वो फोटोकॉपी यानी एमआरएनए का मैसेज आ चुका है। अब ये मैसेज न्यूक्लियस से बाहर निकलकर कोशिका की प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री में जाता है जिसे राइबोसोम कहते हैं। अब समय है इस मैसेज को पढ़ने का और उससे कुछ असली चीज बनाने का। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन।
इसमें mRNA पर लिखे जेनेटिक कोड को पढ़कर प्रोटीन बनाया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम एक भाषा में लिखे कोड को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हों, या हम न्यूक्लिक एसिड की भाषा को प्रोटीन की भाषा यानी अमीनो एसिड में बदल रहे हैं। और इस ट्रांसलेशन के लिए हमें एक एक्सपर्ट ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और वो है tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए। ये एक अडेप्टर मॉलिक्यूल है। इसके एक सिरे पर एंटीकोडॉन होता है जो mRNA पर लिखे 3 अक्षर के कोड को पढ़ता है, और दूसरे सिरे पर ये उस कोड के हिसाब से सही अमीनो एसिड को पकड़ कर लाता है। ट्रांसलेशन भी 3 स्टेप्स में होता है। इनिशिएशन, जहां राइबोसोम mRNA पर स्टार्ट कोडॉन से जुड़ जाता है। फिर इलोंगेशन, जहां एक के बाद एक tRNA सही अमीनो एसिड लाते रहते हैं और राइबोसोम उन्हें जोड़कर एक लंबी चेन बनाता जाता है। और आखिर में टर्मिनेशन, जब राइबोसोम एक स्टॉप कोडॉन पर पहुंचता है तो वो तैयार प्रोटीन को छोड़ देता है। और ये देखिए, इस स्लाइड में पूरी ट्रांसलेशन मशीनरी एक साथ काम कर रही है। राइबोसोम mRNA पर आगे बढ़ रहा है, tRNA सही अमीनो एसिड सप्लाई कर रहे हैं और एक प्रोटीन की चेन बनती जा रही है। यही प्रोटीन असल में हमारी कोशिकाओं के असली वर्कर हैं, जो शरीर के सारे काम करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे जानकारी डीएनए से निकलती है, आरएनए के जरिए कॉपी होती है और फिर प्रोटीन में बदल जाती है। जानकारी के इस एक तरफा भाव का एक बहुत ही खास नाम है, जो बायोलॉजी के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। इसे कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। फ्रांसिस क्रिक ने ये सिद्धांत दिया था, जो कहता है जेनेटिक जानकारी का बहाव हमेशा डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन की तरफ होता है। ये जीवन का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? बहुत सिंपल है। स्टोरेज, डीएनए मास्टर प्लान को हमेशा के लिए स्टोर करता है। कॉपी, ट्रांसक्रिप्शन से उसकी एक टेम्पररी mRNA कॉपी बनती है। और एक्शन, ट्रांसलेशन उस कॉपी का इस्तेमाल करके एक काम करने वाला प्रोटीन बनाता है। स्टोरेज, कॉपी, एक्शन, बस यही है जीवन का चक्र। यही कोड पृथ्वी पर मौजूद हर जीवन का आधार है। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हम इंसान इस कोड को अपनी मर्जी से लिखना या बदलना सीख जाएं, तो हमारे भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें साइंस और मेडिसिन के एक बिल्कुल नए युग की ओर ले जाता है।